और अब हम अपने अगले पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला, एमएस जनरल सर्जरी, एमसीएच यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी। इसके साथ ही हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे शिवेंद्र शुक्ला जी को, जो प्रबंध निदेशक हैं रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी सहयोगी रसिका मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चर्चा की शुरुआत करें। अलग अलग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, हम उनके जरिए विंध्य के विकास की बात कर रहे हैं। और जेम्स ऑफ विंध्य यही वो मंच है जिसने उन लोगों को सामने लाया है जो जिन्होंने मंच के जरिए और अपने क्षेत्र के जरिए बेहतर काम के जरिए विंध्य को बदलने की कोशिश की है। रसिका। तो आकाश, मैं चाहूंगी कि आप भी आएं और इस पैनल की फिर हम शुरुआत करेंगे। तो हमने इससे पहले हॉस्पिटैलिटी में किस तरीके से विंध्य काम कर रहा है उसकी बात की, और साथ ही हमने जाना कि एजुकेशन के सेक्टर में विंध्य में किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, जब आप लोगों की बात होती है, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से वो तमाम मुद्दे उठाते आया है जिनसे आपका सीधा सरोकार हो, तो अब बात करेंगे कि विंध्य के क्षेत्र में मेडिकल सुविधा कैसे लोगों को मुहैया कराई जा रही है, किस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में विंध्य काम कर रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला हैं, डॉक्टर शिवेंद्र शुक्ला है। सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर पुष्पेंद्र, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आप एमएस हैं जनरल सर्जरी, एमसीएच हैं यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी में। यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है, कई लोग समझते नहीं हैं कि ये डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए कि ये डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। देखिए, मैंने जनरल सर्जरी में स्पेशलिटी की, इसके बाद सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं जिसमें यूरोलॉजी होता है और एंड्रोलॉजी होता है। तो यूरोलॉजी का जो मेन संबंध है किडनी और किडनी से जुड़े हुए जो भी अंग हैं उनका इलाज, चाहे वो स्टोन हो, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी हो, या किडनी, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर का कोई कैंसर हो। इसके अलावा अगर किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और किडनी किसी तरह से काम करना बंद कर देती है, तो इसके बाद जो ट्रांसप्लांट होती है, वो ट्रांसप्लांट पद्धति होती है, वो हम यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है एंड्रोलॉजी, जो थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन एंड्रोलॉजी ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो इनफर्टिलिटी, जो बांझपन की समस्या होती है, वहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी के लिए 2 फैक्टर होते हैं। इनफर्टिलिटी कपल की डिजीज़ होती है, वो सिंगल व्यक्ति की डिजीज़ नहीं है। तो उसमें जो मेल इनफर्टिलिटी वाले जो ट्रीटमेंट है, वो जो एस्पेक्ट होता है वो एंड्रोलॉजिस्ट देखता है। इसी प्रकार कई सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जिनको एंड्रोलॉजिस्ट देखते हैं। तो मेरा जो एमसीएच जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी में है। तो डॉक्टर शिवेंद्र, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, क्या सपना था, क्या विजन था और किस तरीके से इसको साकार कर रहे हैं? देखिए, जब हमने रीवा हॉस्पिटल जब हमने चालू किया, तो सबसे पहली बात तो हम लोग जब पहले देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक संजय गांधी देख लें या हॉस्पिटल की बहुत ही कमी थी। ज़्यादातर यहाँ के लोग बाहर ही जाके अपना इलाज कराते थे। मुंबई जा रहे हैं, नागपुर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ पे विंध्य क्षेत्र के लोगों का बेहतर इलाज हो सके और उनको एक अच्छी सुविधा हम यहाँ दे सके। इस विज़न के साथ हमने हॉस्पिटल चालू किया था और लगभग हर फैसिलिटीज़ के साथ चालू किया था। इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और विंध्य के क्षेत्र के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इनका यहीं इलाज हो सके। 6 साल अस्पताल को शुरू हुए हो चुके हैं। कितनी बदली हुई तस्वीर देखते हैं आप चिकित्सा के क्षेत्र में, और आपके इस फील्ड में आने के बाद कैसे बेहतर सुविधा अब तक रीवा के विंध्य के लोगों को मुहैया कराई है? मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ रीवा बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग जरूर आते होंगे। देखिए, जब हमने हॉस्पिटल खोला तो संजय गांधी और उसके अलावा एक विंध्या हॉस्पिटल था। आज की डेट में रीवा में कम से कम नहीं तो हमारे जैसे 5-6 हॉस्पिटल खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने बेहतर काम किया है, लोगों को यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी है, तो लोगों और भी लोग प्रेरित होकर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और नो डाउट आज की डेट में बाहर लोग बाग कम जा रहे हैं। यहाँ पे आपके मल्टी स्पेशलिटी में आप देखें तो कई सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी खुलने के बाद और बेहतर हुआ। तो जो रीवा, यदि हम बात करें 6 साल 7 साल पहले की,
या 10 साल पहले की बात करें, जो ज़्यादातर लोग बाग बाहर जाते थे, आज लोगों का जाना बाहर कम हुआ है। जिस दिन यदि रीवा के लोग बाहर जाना छोड़ दें, हर फैसिलिटीज़ आपको यहीं पे मिलने लगे, उस दिन हम मानेंगे कि हम लोग सक्सेस हैं, सफल हुए हैं। बहुत खूब। डॉक्टर पुष्पेंद्र, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो जैसे बाचपन या फिर जो भी सेक्सुअली कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस पर आप काम करते हैं। देखिए, जब बाचपन या ऐसी कोई स्थिति होती है तो लोग महिलाओं को बोलते हैं कि महिलाओं में कोई दिक्कत होगी, और पुरुषों को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है। और खासकर जो विंध्य क्षेत्र है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी अलग है। तो उन लोगों के लिए आप किस तरीके से देखते हैं कि जागरूकता में अभी कमी है, किस तरीके से इन तस्वीरों को बदलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी किसी कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले फीमेल का इवैल्यूएशन कराया जाता है। जब उनका फीमेल इवैल्यूएशन हुआ और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ वो बता रहे हैं नहीं आपका सब सही है, इसके बाद जो होता है तो मेल इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो ये ज़रूर कमी है, पर एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनफर्टिलिटी एक कपल की डिजीज़ है, वो सिंगल डिजीज़ नहीं है मेल या फीमेल की, वो दोनों की डिजीज़ है। तो मेरा जो अप्रोच होता है तो वो होलिस्टिक अप्रोच है, दोनों को साथ में काउंसल करना और उनको क्या उनकी बीमारी है अच्छी तरह से समझाना और उसी प्रकार उनका फिर आगे ट्रीटमेंट प्लान करना, ये हम लोग का स्ट्रेटेजी होती है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बहुत अलग है और लोग कतराते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे लेकिन अपनी समस्या नहीं बताते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी समस्याएं हैं तो घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए? और अगर रीवा क्षेत्र की बात करें तो अभी लोगों में कितनी जागरूकता है? देखिए, ये इनफर्टिलिटी हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि लोग बाग डायरेक्ट डॉक्टर्स के पास आ नहीं पाते और बहुत सारे ऐसे भ्रम फैलाए गए हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि हम किस डॉक्टर को संपर्क करें। आप देखते होंगे किसी भी जब आप रेलवे स्टेशन से एंटर कर रहे हो, बस स्टैंड से एंटर कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो फॉल्स क्लेम करते रहते हैं कि ये रोगी मिले, ये रोगी मिले। कई चीज़ें तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको रोग बना के प्रेजेंट करते हैं और हमारा यूथ खासकर बहुत उसमें भ्रमित होता है। और मेरी ओपीडी में हर दिन 3 या 4 यूथ जो करीब 20-25 साल के, उनके बहुत सारे भ्रम रहते हैं। अब जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको हम शीघ्र पतन कहते हैं, इसी तरह कई सारे वो रहते हैं, लेकिन उनको अगर समझाया जाए तो उनको किसी प्रकार की इलाज की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ 10 मिनट की काउंसलिंग की ज़रूरत है कि क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, क्यों इस तरह होता है। अगर उसको समझाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग समझ जाते हैं, और क्योंकि आज का बच्चा बहुत समझदार है तो वो सब चीज़ों को फॉलो करता है और उन चीज़ों को उनसे दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। ठीक है। डॉक्टर शिवेंद्र, आपने रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की, लेकिन जब आपने सोचा कि मुझे इस हॉस्पिटल की शुरुआत करनी है, क्या क्या चुनौती आपने देखी उस दौरान? देखिए, जब हॉस्पिटल मेरे पिताजी का एक सपना था और उन्होंने ही स्टार्ट किया था। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, सब कुछ था, मैं तो बाहर जॉब कर रहा था। उसके बाद मैं 2016 में, मतलब हॉस्पिटल चालू होने के 1.5 साल पहले मैं रीवा आया हूँ, और पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क पिताजी ने ही कराया था। हालांकि हमको इसको इस्टेब्लिश करने में और एक पूरे उस पर लाने में ज़रूर थोड़ी सी परेशानियां तो हर जगह पे आती हैं, बट धीरे धीरे हम लोगों ने उसको करके रखा और पिताजी के आशीर्वाद से उनका सपना पूरा किया। क्या बात है। मेरा आपसे ही सवाल है सर, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, धरती के भगवान डॉक्टरों को ही कहा जाता है, तो कैसे अपने आप को यह अस्पताल अलग बनाता है? कितनी बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं कि लोग बेझिझक आ सकें? देखिए, हमारे यहाँ पे रीवा हॉस्पिटल में आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यूरोलॉजी है, गायनिक डिपार्टमेंट है, ऑर्थो है, मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, पीडियाट्रिशियन है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है। तो यहाँ पे आपको हर सुविधाएं मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कमिटमेंट हम करते हैं उसको फुलफिल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कुछ और बताया हो और बाद में आपको जब फाइनल बिल बन रहा हो तो आपके पास कुछ और पहुँच रहा हो।
जो फर्स्ट डे कमिटमेंट हुआ था, जो आपको बताया गया था, वही लिए जाते हैं। ठीक है डॉक्टर पुष्पेंद्र, आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र में बच्चों को स्टोन की समस्या हो जाती है और ये बहुत आम हो गया आजकल कि किडनी स्टोन की समस्या होना। क्या कुछ वजह है सर, और किस तरीके से हम पहले ही प्रिकॉशन ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्टोन की समस्या ना देखनी हो? देखिए, किडनी में स्टोन बनने के दो कारण होते हैं। अगर हम उसको देखें तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एंडोजीनस जो आपके शरीर में ऑलरेडी मौजूद है, ऐसी कुछ बीमारियां हैं, ऐसे कुछ जिसमें हमें अपने यूरिन में क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होता है और वो क्रिस्टल मिल के एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। और दूसरा होता है एक्सोजीनस, जो बाहरी फैक्टर होते हैं जो स्टोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब जो चीज़ें हैं जो स्टोन बनने से रोकी जा सकती हैं, उसमें जो मेन चीज़ है एडिक्वेट वाटर इनटेक। मतलब आपको दिन में पानी का जो इनटेक है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और वो भी नहीं, वो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। इसको सिरकैडियन ड्रिंकिंग कहते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक बार आपने पानी पी लिया फिर 6 घंटे बाद पिया, आपको रेगुलर इंटरवल पे पानी की मात्रा लेते रहना चाहिए। दूसरा, नमक का कम सेवन। नमक जो होता है, मतलब जो सोडियम, वो स्टोन बनने को बढ़ाता है, तो हमें नमक का कम सेवन करना चाहिए। और तीसरा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें नॉन वेजिटेरियन मतलब एनिमल प्रोटीन है, वो स्टोन बनने को बढ़ाता है। इसके अलावा स्टोन के प्रकार पे निर्भर करता है। जैसे ऑक्जेलेट स्टोन है तो उसमें टमाटर और जो भी सब्जियां पत्ते वाली होती हैं वो स्टोन बनने को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें स्टोन का प्रकार पता होना चाहिए। इसी प्रकार यूरिक एसिड स्टोन होते हैं तो उसमें हमें नॉन वेजिटेरियन वगैरह कम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। शिवेन जी, मेरा सवाल आपसे है, रीवा में जो आपका अस्पताल है, इस अस्पताल में 6 सालों में 1 लाख लोगों का इलाज हुआ है। यह आंकड़ा कम नहीं है, बड़ा आंकड़ा है। बहुत सारे गरीब परिवार के लोग होते हैं, बहुत सारे आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं, इन्हें कैसे सुविधा मुहैया कराते हैं? कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि मना कर दिया, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ये गरीबों के लिए वरदान कैसे साबित हो रहा है? रीवा हॉस्पिटल में आयुष्मान हमने 2 साल या 2.5 साल पहले चालू हुआ है, और अभी तक हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 8,000 आयुष्मान धारकों का इलाज किया है। और जैसे कुछ गरीब रहते हैं जो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, यदि उनका हमें जब मालूम चलता है वो पैसे नहीं दे पाएंगे या कुछ भी ऐसे, तो हम उनको डिस्काउंट दे के उनके मदद करते हैं कि ठीक है, आपके पास नहीं है, आप इतना जो है आप वो दे के जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने 2,500 आपने आंकड़ा बताया कि आयुष्मान धारकों का इलाज साल में 8,000 के आसपास। अच्छा, 8,000 के आसपास लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज हुआ है, और ये काबिले तारीफ है क्योंकि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मना कर देते हैं, जैसे कि आकाश भी जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना काल के दौरान आपका अस्पताल किस तरीके से लोगों को सुविधा मुहैया करा रहा था? देखिए, कोरोना काल में हमने उन 2 सालों में लगभग नहीं तो 600 या 700 पेशेंट का इलाज किया है, और कुछ नो डाउट कुछ डेथ भी हुई है हमारे यहाँ पे। लगभग 15 से 20 लोग की डेथ हुई है। तो 600 में यदि हमने केवल 20 डेथ हुई है और बाकी लोग को बेहतर इलाज करके उनको ठीक करके हमने भेजा है, तो कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स और हमारी जो टीम थी उनकी डेडिकेशन और ये सब चीज़ों का हो रहा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र जी से मेरा सवाल है, यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी दोनों बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है? दूसरी ओर आप बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ काउंसलिंग की जाए तो 80% लोगों की समस्याएं खत्म हो सकती हैं, तो आप भी काउंसलिंग करते हैं? एंड्रोलॉजी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो 80% साइकोलॉजिकल होती हैं, उनको काउंसलिंग से खत्म किया जा सकता है। फिर आपने बोला ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, तो देखिए, प्रेरणा जो होता है एक स्रोत नहीं होता। प्रेरणा आपके व्यक्ति हो सकता है, सामाजिक परिवेश हो सकता है, पुस्तकें हो सकती हैं। तो जो सबसे पहली प्रेरणा है वो तो माता पिता और मेरा परिवार है। मेरे माता पिता ने बहुत ही सकारात्मक उसमें मेरा मतलब हमारे परिवार का जो भी हमें उनने सिखाया कि मेहनत करो, लगन से काम करो, ईमानदारी से काम करो, तो वो मेन हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। फिर हमें जो दूसरी होती है, हमारे गुरुजन होते हैं, चाहे वो स्कूल टाइम के हो, कॉलेज टाइम के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो। फिर मैंने जैसे BHU वाराणसी से मैंने MCH किया, वहाँ के जो मेरे टीचर्स थे सब ने अच्छा सिखाया और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया। और डॉक्टर बनने की प्रेरणा मतलब जब मैं संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा करता था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
उसमें ये है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। और निरोगी कौन कर सकता है? डॉक्टर। तब से मन में एक लगा कि क्यों डॉक्टर बनना चाहिए, और उसी दिशा में प्रयास किया। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, परमपिता परमेश्वर की कृपा, तो उसी दिशा में काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। बिल्कुल। शिवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप एक अच्छी मेडिकल सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। मैं ये दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर पुष्पेंद्र एज अ डॉक्टर योगदान दे रहे हैं मेडिकल की फील्ड में, और शिवेंद्र जी योगदान दे रहे हैं कि मेडिकल का खुद का हॉस्पिटल आपने शुरू कर दिया, और दोनों भाई आप एक अच्छा सकारात्मक एक मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये फैमिली के लिए कितना गौरव भरा पल रहा होगा, क्योंकि देखिए मेडिकल सुविधा लोगों को ज़िंदगी मुहैया कराना कोई छोटी बात नहीं होती है। देखिए, जब हमने हॉस्पिटल चालू किया, और मेरा पुष्पेंद्र मेरा छोटा भाई है, और हम लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, तो नो डाउट पिताजी का सपना था। और पिताजी तो आज बिल्कुल, यदि उनसे कभी कोई बात करता है, रीवा हॉस्पिटल की तारीफ़ करता है, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। तो अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ कि जिनको इतना मतलब जो उन्होंने सोचा था शायद उससे बेहतर कर रहे हैं हम लोग, तो उनको गर्व है हम पे, और यही हमारे बड़े भैया का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ है। तो बस यही बोल सकता हूँ। बहुत सारी सुविधाएं अभी अस्पताल में हैं, और आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं, और कितना बेहतर बनाने की कोशिश है? देखिए, विंध्य क्षेत्र में बहुत सारी अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उन फैसिलिटीज़ को यहाँ पे मुहैया कराया जाए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का इलाज रीवा में नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके हम इसका वो जरूर करेंगे। क्या बात है। डॉक्टर पुष्पेंद्र, मैं चाहूँगी जो मेडिकल के क्षेत्र में स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो नीट क्लियर करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी दुनिया में अगर नोबल प्रोफेशन में आता है तो एक उसमें डॉक्टर का पेशा आता है, और उसमें सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, साथ में आपकी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। आपको अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपने मरीज के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। आप उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो तो कर, आप बताओ, लेकिन मरीज को भ्रमित ना करो। आप अगर उसके स्पेशलिस्ट हो और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो तो करो, नहीं तो आजकल सारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी मेडिकल प्रोफेशन में जो चीज़ है, आपकी अपने पेशे और आपके अपने मरीज के प्रति ईमानदारी, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बात है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि विंध्य को आप आने वाले समय में मेडिकल के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? देखिए, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में विंध्य क्षेत्र में मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे आ रही हैं, और हम आज से 10 साल पहले बात करें तो कुछ नहीं था। अभी धीरे धीरे अपना सुपर स्पेशलिटी आ गया, और कई सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं। कुछ ऐसी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, धीरे धीरे करके वो भी ले आते हैं। तो मेरे ख्याल से विंध्य का में लोगों को बाहर जाना बंद हो जाएगा, यहीं इलाज हो जाएगा सब चीज़ों का। अभी कितना बदलाव देखते हैं सर? रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाद लोगों का बाहर जाना कम हुआ है, सुविधाएं उन्हें यहाँ मिल रही हैं, तो लोग बाहर जाना बंद कर दिए होंगे संभवतः। बिल्कुल, काफ़ी कमी आई है। जैसे मैं कहता हूँ पहले 100 लोग जाते थे, तो आज कम से कम 50 जा रहे हैं, तो कम से कम इतनी कमी तो आई है। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि पहले ऐसा होता था कि विंध्य के लोगों को अगर दिक्कत होती है तो उन्हें भोपाल या जबलपुर जाना पड़ता था, और कई बार ऐसे इसी वजह से डेथ भी हो जाती थी। डॉक्टर पुष्पेंद्र, सेम सवाल आपसे मेरा रहेगा कि मेडिकल के क्षेत्र में आप विंध्य की तस्वीर को कितना बदला हुआ महसूस करते हैं पहले से? देखिए, पिछले 5-6 वर्षों में अगर हम देखें तो सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों में मेडिकल सुविधाओं का, मतलब रीवा में मेडिकल सुविधाओं का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। जैसे हम प्राइवेट क्षेत्र की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन अगर हम सरकारी क्षेत्र पे भी जाएं तो हमारे रीवा के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि रीवा में अच्छे डॉक्टर्स आएँ, सुपर स्पेशलिस्ट आएँ और वो रुकें। और सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहाँ
एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इसी प्रकार कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने के बाद रीवा के मरीजों को बाहर कम जाना पड़ रहा है। जैसा कि बोला कि अगर पहले 100 जाते थे तो 50% हो गया है, और इसी तरह अगर हम अच्छी सुविधाएं देते रहे तो मेरा यह है कि हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए। अब बाकी जिसको जाना है, कोई उस जगह पे बिलीव करता है तो जा सकता है, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। शिवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, आजकल लोग छोटे छोटे क्लिनिक, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये कोई बिजनेस के बारे में सोचता है कि हमें मेडिकल के क्षेत्र में कुछ काम करना है, हॉस्पिटल खोलना है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ बिजनेस के तौर पर मेडिकल को आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से वो हूँ। जैसे पुष्पेंद्र ने आप बोला है कि यदि आप अपने मरीज के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति आप ईमानदार हो तो बिजनेस तो आपका आगे बढ़ ही जाएगा। लेकिन यदि आप पहले आपको इतना डेडिकेशन आना कि आप अपने मरीज के प्रति ईमानदार रहें प्लस अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहें, तो बिजनेस तो आप कर ले जाएंगे। क्या बात है। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे खास बातचीत करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप दोनों मंच पर बने रहिए। ओवर टू यू आकाश। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर इंसान को कभी न कभी अपने पास खींच कर ले आता है। सेवा, समर्पण और ईमानदारी से काम किया है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार और शिवेंद्र शुक्ला ने। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन्हें सम्मानित करता है, और मैं चाहूंगा रसिका पांडे, जी मीडिया की सीनियर एंकर, दोनों को सम्मानित करें। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला, MS जनरल सर्जरी, MCH यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी, शिवेंद्र शुक्ला प्रबंध निदेशक, रीवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की और अपने सफर को साझा किया। उम्मीद है कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरीके से आप विंध्य को आगे बढ़ाएंगे और बेहतर काम करते रहेंगे।